हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र जीके के पेपरों का एनालिसिस। और उसमें कर रहे थे हम माइनर टेस्ट 7 का एनालिसिस। और जो आपकी कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें हमने माइनर टेस्ट 7 का एनालिसिस आज करेंगे, जो हुआ था आपका 22 जून 2025 को। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, थोड़ा सा रिविजन के लिए देखें हम। इससे पहले हमने माइनर टेस्ट 76 का एनालिसिस कर चुके हैं। माइनर टेस्ट 76 कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं जीके के। इसके अलावा हमने एक मेजर टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। एक मेजर टेस्ट एक का एनालिसिस कर चुके हैं। जो मेजर टेस्ट एक हुआ था वो 1 से 4 टेस्टों का कॉमन टेस्ट था। कैसा टेस्ट था आपका? कॉमन टेस्ट था 1 से 4 टेस्टों का, जो हम कर चुके हैं। और आज इसके बाद हमने दूसरा फेज की बात करें, मैंने बताया था उसी तरह से दूसरे फेज की बात करें। दूसरे फेज में हम 8 तक करेंगे, जिसमें हम माइनर टेस्ट 5 कर चुके हैं, माइनर टेस्ट 5 कर चुके हैं, माइनर टेस्ट 6 कर चुके हैं। और आज कर रहे हैं हम माइनर टेस्ट 7 कर रहे हैं हम आज। और उसी प्रकार से करेंगे जैसे पहले किया था। प्रत्येक ऑप्शन को समझेंगे, प्रत्येक उसके जो व्याख्या करेंगे प्रत्येक ऑप्शन की, उसके साथ साथ प्रत्येक जो आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आए वो करेंगे। और अच्छा रिस्पांस मिला हमें फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, देखा होगा आपने एनालिसिस करने से। कलाम टेस्ट से भी बहुत अच्छा एनालिसिस मिला। पेपर थोड़े सी टफ थे, ये मानता हूँ, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी, लेकिन हमने एनालिसिस किया उन टॉपिकों का जहाँ पर बहुत से ज़्यादा, जैसे संकल्प क्लासेज की टेस्ट सीरीज देखी, उससे भी 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे थे, बाकी ऑप्शन से थे। कलाम की टेस्ट सीरीज देखे तो वहाँ से ऑप्शन से जो हमने एनालिसिस किया वहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिले। ग्रुप भी डालेंगे उसका पीडीएफ, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर उसकी पीडीएफ डालेंगे। जैसे अभी आज फ्री हुई हम, 1-2 दिन में उसकी पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। आज करें माइनर टेस्ट 7। माइनर टेस्ट 7 में किस किस के टॉपिक के टेस्ट थे? पहले तो ये होना चाहिए आपके, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी की टॉपिक थे, जिसमें से आपका कौन सा था? एक तो प्रवास था, प्रवास के साथ एक कौन सा था आपका? जनसंख्या। प्रवास और जनसंख्या 2 टॉपिक थे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इसके अलावा दूसरा टॉपिक था आपका मनोविज्ञान से संबंधित। मनोविज्ञान का आज करेंगे हम, 50 क्वेश्चन तक ये होंगे आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन। और विश्व की ज्योग्राफी, ठीक है, और मनोविज्ञान, ठीक है। यानी फर्स्ट है आपका जो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान का टॉपिक है पहला, वही टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में इसी मनोविज्ञान से आते हैं, आपके शैक्षिक मनोविज्ञान टॉपिक से आती हैं। प्रवास से भी एक क्वेश्चन आता है, और जनसंख्या से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है आपका। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो जनसंख्या एक आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी फिक्स है। उसमें से एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आने की संभावना होती है, और आता भी है। प्रवास से लास्ट टाइम आया था आपका उत्प्रेषण वाला। और जनसंख्या लास्ट टाइम घनत्व पूछा था। कौन सा पूछा था आपका? घनत्व। तो इन चार टॉपिकों को आपको आना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही फिर हम आगे की कौन से वाले क्वेश्चन करेंगे, कौन से 100 वाले, वो करेंगे आपके भारतीय राजनीति विज्ञान से, यानी राजनीति होगी उसमें, ठीक है, राजनीति विज्ञान होगी। और राजनीति विज्ञान के साथ उसमें क्या होगी आपके? करंट होगा। और करंट भी कौन सा आपका? रिवीजन होगा। रिवीजन यानी जो आपका अप्रैल से मार्च अप्रैल का होगा, उसमें मार्च और अप्रैल का रिवीजन टेस्ट होगा, ठीक है, जो हम आपको बता देंगे। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका, देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आया था आपका, देखो आपका विश्व जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन चाहती, कौन सा कथन छाड़ना हमें? असत्य कथन छाड़ना है। पृथ्वी का लगभग 50% क्षेत्र जनसंख्या विहीन है, बिल्कुल राइट बात है ये तो। 50% जनसंख्या वो कैसी आपकी? जनसंख्या विहीन है। दूसरा देखो, विश्व की 60% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखो लगभग विश्व की 60% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास नहीं करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है आपकी? लगभग 90%। कितने प्रतिशत? 90% जनसंख्या है वो आपकी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर विश्व की मात्र 1% लोग निवास करते हैं, बिल्कुल राइट बात है। इस क्वेश्चन को समझेंगे, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपका, एशिया महाद्वीप को भी लेके आता है ये अक्षांश, यानी 30 से 40, 40 से 60 के बीच में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एशिया जनसमूह विश्व का सबसे सघन बसाव वाला प्रदेश है, बिल्कुल राइट। एशिया आपका बिल्कुल है। जैसे आपको एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी भारत, भारत के बाद में आपका चीन, सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं 2 देशों के अंदर है विश्व की। लगभग भारत की लगभग 146 करोड़ है, हो चुकी है अभी तक 146 करोड़, और चीन की मानिए तो लगभग 141 करोड़ की समथिंग है, ठीक है। इन 2 देशों में, यानी एशिया जो एशियाई देश है वह इधर आपकी चीन, भारत, चीन, भारत आपकी दक्षिण एशिया के अंदर आता है। चीन हो गया आपका, बांग्लादेश इधर, ये आपका जापान हो गया, रूस हो गया। नीचे इधर की बात करें तो आपका वियतनाम हो गया, लगभग जैसे आपकी थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह, या भी सभी एशिया महाद्वीप के देश है। तो ये जनसमूह यहाँ पर क्या होता है आपका? सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था। तो असत्य कथन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2 असत्य कथन हो गया। तो आपका आंसर तो क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आप देखो यहाँ पर दो कथन आते हैं, इसी से संबंधित दो कथन आते हैं, हम इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। दो कथन क्या आते हैं, देखो आपका पहला कथन आता है आपका, पहला कथन क्या आता है आपका, पहला कथन आता है देखो, विश्व की 90% जनसंख्या केवल स्थल के 10% भाग पर निवास करती है। तो आपका विश्व है ना, विश्व की 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या केवल स्थल के 10% भाग पर निवास करती है। भाग पर निवास करती है। ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट यही बनता है यहाँ से। बाकी देखो आपकी अभी पूछा कि उत्तरी गोलार्ध से संबंधित आपका क्वेश्चन था कि वहाँ पर 60% जनसंख्या नहीं थी, वहाँ पर कितनी थी आपकी 90%, हमने बताया। वहाँ पर बात करें तो आपकी विश्व की बात करूँ मैं यहाँ पर आपकी, तो विश्व की बात करते हैं हम, तो विश्व की बात करें हम, तो यहाँ पर देखो विश्व की जो 80% जनसंख्या है ना, 80% जो जनसंख्या है, विश्व की 80% जनसंख्या, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना। ये तो आपकी जो उत्तरी गोलार्ध आपका कौन सा आपका गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध की कौन से अक्षांशों के बीच पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में आपकी, उत्तरी गोलार्ध में आपकी 20 से 60 डिग्री, 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करती है, अक्षांश के बीच निवास करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इसके अलावा देखो आपका आपकी एशिया की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप की बात करें हम, तो देखो एशिया महाद्वीप की बात करें हम, एशिया में कौन से अक्षांशों के बीच सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, एशिया के वन, तो एशिया में जो अधिकांश जनसंख्या आपकी, अधिकांश जनसंख्या है एशिया की, वो कौन से गोलार्ध में रहती है, वो रहती है आपकी 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करती है। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, रिपीट हो चुका आपका बार बार। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी आपकी उत्तरी गोलार्ध से संबंधित दो चीज़ें, ये आपकी कौन सी होगी, एक तो ये आपकी विश्व वाली 80% जनसंख्या है, और रहती है आपकी उत्तरी गोलार्ध कौन से अक्षांशों के बीच, वो रहती है आपकी उत्तरी 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ये आपको आ चुका है कि 90% जनसंख्या है वो केवल स्थल भाग की कितने प्रतिशत भाग पर रहती है, 10% भाग पर आपकी निवास करती है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, पहला क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो 2 क्या आता है आपका, वहीं यहाँ पर हम यूरोप की और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी यूरोप की मैं और बता देता हूँ, थोड़ा यूरोप का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोप की बात करें तो यूरोप की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से अक्षांशों के बीच पाई जाती है, यूरोप महाद्वीप की है, तो जनसंख्या कौन से अक्षांशों के बीच पाई जाती है, वो पाई जाती है, रहती है आपकी 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, अक्षांशों के बीच रहती है आपकी यूरोप की जनसंख्या। ठीक है, एशिया की मैंने बताई, एशिया कितनी रहती है आपकी, एशिया की रहती है आपकी, एशिया की अभी बताई थी मैंने, वापस याद करवाऊँ एक बार, 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है जो बार बार आपकी पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका पेपर का लेवल भी देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड का देख लीजिए, लेवल हाई हो चुका है तो आपको हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आरपीसी का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो आपको हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इन्हीं क्वेश्चनों से आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ इनसे जुड़ी हुई है। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से संबंधित 4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन मैंने बताए, और इसके साथ साथ आपको देखो और चीज़ें भी बता दी जो आगे पूछने की आपकी संभावना होती है। ठीक है, उन चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे तभी हम आपका सेकंड ग्रेड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जैसे पैटर्न चेंज कर रहा है उसी प्रकार से हमें डीप पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है आपका, निम्नलिखित प्रवाह सिद्धांत का बात करें, प्रवाह सिद्धांत दे रखे हमें, प्रवाह सिद्धांत के साथ साथ उनके प्रतिपादक दे रखे, और इनमें से असुमेलित युग्म का हमें चयन करना है, कौन से युग्म का चयन करना है हमें, असुमेलित युग्म का हमें चयन करना है, कौन सा पहचान करना है। देखो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है वो आपका ग्रिफिथ टेलर का है, बिल्कुल राइट है आपका कथन। दूसरा दे रखा आपका गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत है, वो आपका जेलेंस्की का है, बिल्कुल राइट। ये जेलेंस्की वो नहीं है आपका, कौन से वाले,
रूस ने किस पर यूक्रेन पर अटैक कर रखा है, वहाँ के भी जेलेंस्की आपके राष्ट्रपति। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जी की जीप का है, बिल्कुल राइट, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। 3 कथन आपके बिल्कुल राइट है, तो कथन गलत कौन सा आपका, गुरुत्व मॉडल सिद्धांत टॉबलर का नहीं है। तो सर गुरुत्व मॉडल सिद्धांत किसका है फिर, तो गुरुत्व मॉडल सिद्धांत किसका है भाई, गुरुत्व मॉडल सिद्धांत आपका स्टीवर्ट का, किसका आपका, स्टीवर्ट का, गुरुत्व मॉडल सिद्धांत आपका स्टीवर्ट का। ठीक है, फिर सर टॉबलर का सिद्धांत कौन सा है, टॉबलर का सिद्धांत आपका आकर्षक प्रतिकर्षक मॉडल, आकर्षक प्रतिकर्षक मॉडल, ये सिद्धांत है, ये किसका आपका टॉबलर का सिद्धांत है। और आपको गुरुत्व मॉडल सिद्धांत है वो किसका आपका स्टीवर्ट का है, स्टीवर्ट का है। तो हमें क्या पूछा था, असममित पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दो का आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये सभी सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सिद्धांत का नाम पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बात करते हैं 3 क्या आता होगा। देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित देशों का जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम या घटता क्रम की बात करते हैं। तो इसमें देश तरह के और आपकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी इसके अनुसार देखिए, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी आपकी, मैंने अभी बताया था, पहला क्वेश्चन बताया था, भारत की जनसंख्या थी 146 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी थी आपकी, 146 करोड़। वही बात करें भारत के बाद हम चीन की बात आते हैं, तो चीन की जनसंख्या थी आपकी 141 करोड़, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी आपकी, भारत की वर्तमान में। दोनों, एक नंबर पर था आपका भारत, 2 नंबर पर कौन सा था आपका, चीन। और वही बात करें हम 3 नंबर की बात करें, तो 3 नंबर पर कौन सा था आपका, यूएसए अमेरिका, यानी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की जनसंख्या कितनी है आपकी, 34 करोड़। लेकिन ये 34 करोड़ सबसे भारी है, आपको सभी को बताना, 146 करोड़ को कभी भी उड़ा सकता है ये 34 करोड़। ठीक है, तीसरा, चौथा था आपका इस देश के अनुसार, चौथा था आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की कितनी थी जनसंख्या, इंडोनेशिया की थी आपकी 28 करोड़। क्योंकि हमें 4 ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन की हमने देख ली। अब हमें क्या बताता है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बताता है आपको बड़ी से कम, यानी घटता क्रम बताना था हमें। तो सबसे ज़्यादा किसकी, देखो आपकी सबसे ज़्यादा किसकी आपकी, भारत की। तो 1 नंबर पर कौन आ गया, भारत। तो देखो ऑप्शन में कौन से, हम ये भी आप पता लगा सकते हो, देखो इनमें चीन आ रहा है तो चीन नहीं होगा, यूएसए नहीं होगा। ऑप्शन काट भी कर सकते हो, यदि किसी को जनसंख्या पूरी याद नहीं हो तो 2 देशों की तो याद कर सकते हो, एक तो भारत की और एक चीन की। भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करें, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति पूछी जा सकती है, क्योंकि भारत के पड़ोसी, पड़ोसी की बात करें हम, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो आपका पहले देखो, आप भारत ले लेते हैं हम, जैसे याद करें हम, पिता, पिता कौन है आपका, भारत। इन देशों की पूछी जा सकती है, तो भारत पिता की कितनी होगी आपकी, 146 करोड़। पिता के बाद में कौन आता है आपका, पुत्र, पुत्र कौन है आपका, पाकिस्तान। तो अपना पाकिस्तान पीछे क्यों रहेगा भाई। ठीक है, कौन से स्थान पर आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्थान कौन सा है भाई, पाकिस्तान का स्थान आपका 5वां। ठीक है, 5वां पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान की आबादी कितनी हो चुकी है अब, पाकिस्तान की आबादी की बात करें हम, तो पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है आपकी 25 करोड़। बहुत जल्दी यूएसए को पीछे छोड़ देगा, सॉरी इंडोनेशिया को, फिर यूएसए को। पहले इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कितनी आपकी 28 करोड़ है ना, जल्दी पाकिस्तान इसको पीछे छोड़ेगा। ठीक है, और पाकिस्तान के बाद पुत्र के बाद कौन आता है आपका, पोता। ठीक है, पोता कौन आपका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी पीछे नहीं हुई, बांग्लादेश भी बहुत ही स्थान देखते हैं हम, स्थान की बात करें हम, 8वां स्थान है। और बांग्लादेश की जनसंख्या की बात करें हम, तो जनसंख्या कितनी है आपकी, 17 करोड़, 17 करोड़ जनसंख्या की है। ये पूछा जा सकता है भाई क्रम, आपके भारत के पड़ोसी देशों का क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सा भारतीय पड़ोसी देशों में कौन से स्थान भारत से कम है और कौन से स्थान पर है। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच भारत का संघर्ष चल रहा है बाहर, तो ऐसे पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। देखो, विकासशील देशों से उच्च कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का पलायन जब विकसित देशों की ओर होता है तो वह कहलाता है आपका ब्रेन ड्रेन कहलाता है, या ब्रेन ड्रॉप कहलाता है, ब्रेन हेल कहलाता है, या ब्रेन होज कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका ब्रेन ड्रेन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक उपनाम भी है, इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है इसको, और काफ़ी बार पूछा जाता है क्या है इसका उपनाम। उपनाम की बात करें तो इसको जाना जाता है आपका
मस्तिष्क प्रवाह, मस्तिष्क प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट आपका ये पूछा जा चुका है आपका एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या आता है, देखो आपका ये साइकोलॉजी और जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फेट क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन कौन से हैं ये मैं बताऊँ। देखो प्रजननता बिल्कुल है। एग्जाम्पल के तौर पर हम याद करें तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो आपका कैसे है आपकी, जैसे रूस है, तो रूस की प्रजननता है वो क्या हो रही है आपकी, काफ़ी कम हो रही है। कम हो रही है तो वहाँ की जो स्कूलें हैं उनमें आपकी 12 वर्ष की जो लड़कियां हैं ना, उनको भी आपके जो प्रेगनेंसी के लिए यानी बच्चों के लिए उन्हें छूट दे दी गई है उम्र के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रजननता मतलब प्रभावित तो करती है जनसंख्या को, इसलिए तो उनको छूट दी गई है। ठीक है, रूस का एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके ऊपर, तो बिल्कुल राइट। साक्षरता, देखो साक्षरता प्रजनन से कोई संबंध नहीं है। साक्षरता तो आप शिक्षित से संबंधित होता है, आपका शिक्षा से संबंधित होता है, तो शिक्षा का प्रजनन से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, शिक्षा अच्छी है आपकी। मध्य मध्यता का मतलब कि आपका जैसे मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे चीन में अभी उर्दू की जब जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम इसको, थोड़ा सा एक बार साफ करते हैं इसको, थोड़ा गलत हो गया। जैसे हम चीन का एग्जाम्पल ले लें इसके ऊपर, तो चीन की जैसे आप बात करें हम चीन की, तो चीन में क्या होती है, मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है ज़्यादा? देखो मृत्यु दर बढ़ रही है चीन की, क्यों बढ़ रही है? जैसे बूढ़े बूढ़े है ना वो जल्दी खत्म हो रहे हैं चीन के अंदर, बहुत जल्द आपका ये जो कैटेगरी है इसी चीन की खत्म हो जाएगी ये आबादी। तो यह भी आपका जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित कर रही है। प्रवास, प्रवास का मतलब क्या है, स्थान छोड़ दे, मतलब एक देश से दूसरे स्थान, जैसे आप एग्जाम्पल ले तो यूक्रेन का ले लो या मास का ले लो, जैसे यूक्रेन का ले सकते हैं, चर्चा का युद्ध के कारण वहाँ के लोग जगह छोड़ के चले गए। इसके साथ हम हमास का ले सकते हैं, जैसे इसराइल हमास का युद्ध हो रहा है, तो हमास के लोगों को जगह छोड़नी पड़ेगी, उस बहुत जल्द हमास को इसराइल इधर सोमालिया में बसा देगा। ये उसकी रणनीति है कि हमास को, पूरे जितने भी हमास के लोग हैं ना उसको सोमालिया के अंदर बसा देगा। कौन? आपका इसराइल, और उस पर पूरे पे कब्जा कर लेगा। देखो 2035 से पहले पहले आपको इसकी न्यूज़ मिल जाएगी। तो ये भी आपका चर्चा के विषय है, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो आंसर देखो इसमें दो, एक आपका साक्षरता नहीं होगा, बाकी प्रत्यजनता होगा, प्रजननता होगा, मर्त्यता होगा और प्रवास होगा। तो देखो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1, 3, 4 कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रवास का अपकर्षण यानी पोल फैक्टर का कारक नहीं है, कौन सा नहीं है भाई पोल फैक्टर का कारक, ये मैं बताना है। तो ऑप्शन देखिए आपका, पहला दे रखा रोजगार के अवसर की कमी, तो ये तो आपका अपकर्षण का उदाहरण नहीं है, पहला ही आपका हो जाएगा गलत आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका, कारक ये नहीं है आपका अपकर्षण का। अपकर्षण का मतलब क्या होता है आपका, अपकर्षण का मतलब होता है आकर्षित करें। आकर्षण का मतलब तो आपको समझ गए होंगे, आकर्षित। आकर्षित नहीं होते क्या, जैसे बाजार में कोई अच्छी चीज हो तो आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हो ना, जैसे मतलब रोजगार ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए अभी बिहार का एग्जाम्पल लिया तो बिहार में शिक्षित को की भर्ती है वो सर्वाधिक आ रही है, तो लोग क्या करें, राजस्थान के वाले वहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं कि हम बिहार का फॉर्म लगा दिए वहाँ पर शिक्षक बन जाएंगे, क्योंकि अपने तो सेकंड ग्रेड की पोस्टें बहुत कम है ना। तो आकर्षक, ये तो रोजगार के अवसर की कमी है, तो ये तो आपका आकर्षित कैसे होगा, जहाँ पर रोजगार अच्छे होंगे वहाँ पर होंगे आपका आकर्षण। तो ठीक है, जैसे अलग राज्य में जाते हैं, जैसे अपने खाड़ी देशों का उदाहरण ले लिया प्रवास के तौर पर, जैसे अपने राजस्थान की कमाने के लिए कहाँ पर जाते हैं, खाड़ी देशों में, जैसे आपके यूएई वगैरह वहाँ पर जाते हैं ना लोग, उससे लिए क्या होते हैं, रोजगार के अवसर की कमी होती है, वो किसका उदाहरण है फिर? तो ये आपका उदाहरण है आपका प्रतिकर्षण का, यानी यहाँ से रोजगार की कमी होगी तो लोग यहाँ से छोड़ देंगे, प्रतिकर्षण होगा यानी दूसरे स्थानों पर बस जाएंगे, यदि रोजगार ही उपलब्ध नहीं होगा तो लोग छोड़ देंगे ना उसको। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ये कारक नहीं है। बाकी देखो बेहतर जलवायु, यानी आप ही लोगों को अच्छी जलवायु मिलेगी, जैसे आपके पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा पूरे राजस्थान में लोग बसना अच्छा पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, वहाँ पर नदियों का जंजाल है, पानी वगैरह अच्छा है, खेती वगैरह भी अच्छी होती है, रोजगार के संसाधन है। ठीक है, तो वहाँ पर आपके आराम से बस जाते हैं। ठीक है, शिक्षा के बेहतर अवसर, शिक्षा के बेहतर अवसर होंगे तो आप उधर आकर्षित होंगे, मतलब जैसे आपके शिखर की ओर आते हो, जैसे नीट IIT वाले कोटा की ओर जाते हो। ठीक है, जयपुर की ओर आप पढ़ने के लिए जयपुर जाते जाते हो, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर शिक्षा बेहतर होगी तो वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, मनोरंजन के बेहतर साधन, स्रोत, तो मनोरंजन जहाँ पर अच्छा होगा वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये तो सभी किसके हैं, आपके तीनों एग्जाम्पल किसके, आपके आकर्षण के, आकर्षित यानी आकर्षित करने वाले उदाहरण है। ठीक है, प्रवास का आकर्षण है, लेकिन ये जो आपका रोजगार की कमी है वो आपका प्रतिकर्षण है, यहाँ पर लोग छोड़ेंगे नहीं कि आकर्षण होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो 7 क्या आता है आपका, निम्नलिखित में से विश्व के सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों का उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिए।
सर्वाधिक और न्यूनतम घनत्व, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि फैक्ट क्वेश्चन आएगा आपका घनत्व का तो ये यहाँ से पूछेगा, या तो सर्वाधिक पूछेगा या न्यूनतम पूछेगा। ठीक है, देखो बात करते हैं सर्वप्रथम आपका सिंगापुर नीदरलैंड नहीं है। सबसे सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, सर्वाधिक की बात करें हम, सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक आपका मोनाको का है। किसका? आपका मोनाको का, मोनाको का है। और कितना है मोनाको की बात करें हम, तो मोनाको का कितना है आपका, वो है आपका 25,735 व्यक्ति, 25,735 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यह आपकी किसका है? मोनाको, जो क्या आपका सर्वाधिक है। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक मोनाको का है, तो ये रहा मोनाको। बाकी नाइजीरिया का नहीं है, रवांडा का नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके आंसर। तो आंसर तो क्या हो गया आपका, वैसे एक का याद है तो भी कर सकते हो मोनाको। नामीबिया का बात करें, नामीबिया की बात करें तो नामीबिया का जो है न्यूनतम, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में दो चीज़ें आपको याद होनी पड़ेगी। देखो क्या होगी आपकी, न्यूनतम की बात करें हम, तो सर्वाधिक न्यूनतम की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम तो आपका ग्रीनलैंड का है। ग्रीनलैंड आ सकता है आपका, ग्रीनलैंड का न्यूनतम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं है। ग्रीनलैंड आ सकता है या फोकलैंड आ सकता है, ग्रीनलैंड या फोकलैंड। इनके कितना है आपका, 0 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 0 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वही बात करें फिर आपका दूसरे ये आपका 1 नंबर पर आ जाएंगे दोनों। फिर 2 नंबर पर बात करें हम, जिनका 2 है, ये तो नामीबिया आएगा, अभी जो आपका ऑप्शन दे रखा है नामीबिया। नामीबिया के अलावा कौन सा आएगा आपका, ये तो नामीबिया हो गया। इसके अलावा आपका पश्चिमी सहारा हो गया, जो आपका पश्चिमी सहारा। इसके अलावा तीसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, मंगोलिया, मंगोलिया हो गया। ठीक है, इनका कितना है, इनका सर कितना है फिर बताओ, इनका है आपका 2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका आपका, इन दोनों का। तो आपको तो न्यूनतम देखिए बात हो तो ग्रीनलैंड का थोड़ा याद रखना, 0 व्यक्ति है, ग्रीनलैंड और फॉकलैंड दोनों का 0 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। इनका भी याद रखना। घनत्व की बात करें हम, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। किसकी बात करें, घनत्व की। सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक आपका मोनाको का है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी याद कर लेना, मोनाको के बाद में किसका है सर्वाधिक, आप देख लेना है ना। 2 या 3 का क्रम याद रखना, क्योंकि क्रम पूछते आया था, ये तो आपको क्रम याद होना चाहिए। क्रम पूछ लेते हैं इनका। ठीक है, कौन सा क्रम होगा सही, वो क्रम आप देख लेना। ठीक है, न्यूनतम का तो मैंने बता दिया, सर्वाधिक मोनाको के बाद कौन सा देश है ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो 8 क्या था आपका, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से संख्या के आधार पर विश्व की शीर्ष अप्रवासी गंतव्य देश कौन सा है। सर्वाधिक जो आपका अप्रवासी गंतव्य देश है, जहाँ पर सर्वाधिक लोग जाते हैं, तो वो कौन सा आपका, वह आपका अमेरिका। आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर 2। और कितने लोग आपको होते हैं यहाँ पर, 51 मिलियन, 51 मिलियन। ये आंकड़े भी याद रखना भाई, फैक्ट है ये आपका। 1 नंबर पर आपका, इसमें देखिए आपके अप्रवासी के अंदर गंतव्य, 1 नंबर पर कौन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 2 नंबर पर कौन आपका, जर्मनी। और 3 नंबर पर कौन आपका, सऊदी अरब। तो ये 3 तो इसमें आ गए। वही बात करिए, देखो आपका रिपोर्ट थी आपकी, इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं नीचे थोड़ा सा। आंसर तो 2 हो गया, इस रिपोर्ट की बात करते हैं थोड़ा सा। देखो रिपोर्ट क्या है आपकी, रिपोर्ट आपकी वैश्विक प्रवास रिपोर्ट, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024, 2024 रिपोर्ट है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में। एक तो कौन से देश है, एक तो आपका उत्प्रवासी यानी मूल देश की बात करें हम। उत्प्रवास तो किसमें होता है आपका, मूल देश के अंदर, यानी देश का देश के अंदर। ठीक है, मूल देश का मतलब क्या है, देश का देश के अंदर। ठीक है, और अप्रवासी हमने देख लिया, दोबारा बता देता हूँ मैं। अप्रवासी की बात करें हम, यानी गंतव्य देश, हम दूसरे देश में जाते हैं, गंतव्य देश। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला देश कौन सा आएगा आपका, उत्तरराशि में आपका ना सबसे पहला देश आएगा आपका, ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि सबसे पहला देश अपना ही देश है, भारत। ठीक है, और भारत में कितना हुआ आपका, 18 मिलियन। उत्तरप्रवास कितना लोगों का हुआ आपके, 18 मिलियन लोगों का। ठीक है, 2 नंबर पर कौन सा है आपका, 2 नंबर पर आपका मैक्सिको। अमेरिका के नीचे कौन सा आपका, मैक्सिको। मैक्सिको छोड़ छोड़ के लोग कहाँ पर जाते हैं अभी, ज़्यादातर यूएसए के अंदर। 3 नंबर पर आपका रूस।
और इधर की बात करें हमें, अभी देखा था हमने पहले 1 नंबर पर कौन था आपका यूएसए, 2 नंबर पर कौन था आपका जर्मनी, और 3 नंबर पर कौन सा देश था आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब 3 नंबर पर आपका देश है। ये रिपोर्ट याद रखना, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑटो का आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो 9 क्या था आपका, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार, वो अनुसार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या हो गई, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी हो गई आपके 251 मिलियन, 281 मिलियन, 315 मिलियन, 361 मिलियन। तो कितनी हो चुकी है भाई, वो हो चुकी है आपकी 281 मिलियन 2020 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें 2019 की बात करें तो 2019 में कितनी हो गई थी आपकी, 2019 में हो गई थी आपकी 272 मिलियन। वही हमने देखा अभी 2020 में कितनी हो गई आपकी, 2020 में हो गई थी आपकी 281 मिलियन। तो अंतर भी पूछा जा सकता है कि कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई इसमें, कितने लोगों की वृद्धि हो गई भाई, 81 में बेहतर, ये तो कितने बचे आपके 9 मिलियन लोगों की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, क्योंकि आजकल आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसके अलावा देखो आपका सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात कौन से देश में रहा है, एक इंपॉर्टेंट और बनता है यहाँ पर, क्या बनता है आपका सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात। तो सर्वाधिक आपको पता है सभी खाड़ी देशों में जाते हैं, प्रवासियों का अनुपात कितना रही भाई, अनुपात की बात करेंगे किस देश का रहा आपका यूएई। यूएई का मतलब तो जानते हो ना आप, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात कितने प्रतिशत रहा है, 88%। याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम बात करें हम, तो आंसर तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या आता है आपका, देखो सॉरी 10, निम्नलिखित में से किस देश का संबंध श्वेत आप्रवासन नीति से है। तो श्वेत आप्रवासन नीति कौन से देश ने अपनाई थी, मेक्सिको नहीं, जर्मनी नहीं, यूक्रेन नहीं, यूक्रेन तो अभी चर्चा में है ही, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। श्वेत आप्रवासन की नीति जो आपके ऑस्ट्रेलिया ने अपनाई थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने कब अपनाई थी ये नीति, ऑस्ट्रेलिया ने ये नीति अपनाई थी आपकी 1901 के अंदर। कब अपनाई आपकी 1901 में ये नीति अपनाई, 1901 में अपनाई। तो 1901 में तो ये नीति अपनाई ऑस्ट्रेलिया ने। फिर इन्होंने क्या किया, एक इसके साथ ही इसमें क्या था, प्रावधान क्या था इस नीति के अंदर, देखिए प्रावधान था इस नीति के अंदर, प्रावधान था कि यूरोपीय लोगों को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं। जो आपके यूरोपीय लोग है ना, यूरोपीय लोगों को ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं। अधिकार नहीं, ये था इसका प्रावधान। लेकिन फिर इसको समाप्त कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। समाप्त कब किया इसको, बात करें इसी नीति को, ऑस्ट्रेलिया ने समाप्त, ऑस्ट्रेलिया ने समाप्त कब किया इसको, 1973 के अंदर। 1901 में अपनाई थी इस नीति को, ठीक है, और 1973 में इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और प्रावधान क्या था कि जो यूरोपीय लोग है ना, लोगों को ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं, यानी वो नागरिकता नहीं देते थे यूरोपीय लोगों को, जैसे अंग्रेज वगैरह हो गए, ये यूरोप से के तो थे। तो इनको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10 का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, तो देखते हैं आपके मनोविज्ञान के 11 क्वेश्चन क्या था आपका। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए कौन सा, वर्दी मात्रात्मक परिवर्तन निहित होते हैं, बिल्कुल राइट। वर्दी में क्या होते हैं आपके मात्रात्मक परिवर्तन निहित होते हैं, बिल्कुल राइट। यानी दृष्टिगत होते हैं आपके मात्रात्मक परिवर्तन, क्या होते हैं आपके दृष्टिगत होते हैं।
तो ये तो आपका राइट है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, बिल्कुल राइट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार यही लाइन आपको पूछी गई है। वर्दी मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है, ये उल्टा दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। तो आपकी वर्दी है वो तो कैसी है आपकी भौतिक, और जो आपका विकास है वो कैसा आपका मनोवैज्ञानिक, वो कैसा आपका मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। वर्दी एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट, एक जैविक प्रक्रिया है। हमें क्या पूछा था, नहीं है, तो कौन सा नहीं है सही, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें वर्दी की, थोड़ी सी बात करें हम, तो वर्दी में देखो कहाँ तक चलती है आपकी वर्दी, वर्दी चलती है आपकी मात्रात्मक परिवर्तन तो है ही, इसके साथ ही साथ ये कहाँ तक होती है आपकी परिपक्वता तक होती है, ये याद रखना आपकी। तो ये पूछा जाता है कि विकास परिपक्वता तक चलता है, वो गलत होता है आपका। परिपक्वता तक कौन चलती है आपकी, वर्दी चलती है, होती है, परिपक्वता तक होती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो वर्दी होती है उसका मापन किया जा सकता है, अवलोकन दृष्टि होती है आपकी, अवलोकन किया जा सकता है। ये जो आपके प्रश्न पूछे गए वही बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा एक पूछा गया आपका वर्दी धनात्मक होती है, वर्दी कैसी होती है आपकी, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। इन चीज़ों को आपको याद करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है। तो आपका ये याद करो, आपका नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं, तो हेलो का है, वुडवर्थ का है, जेम्स टेवर का है, या मैकडूगल का है। तो ये किसका हो जाएगा, आपका 12 का आंसर हो जाएगा आपका हेलो, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का वही बात करें, ये परिभाषा तो आपके अवलोकन दी थी, वहीं आपकी वुडवर्कन देखो, वुडवर्क की एक परिभाषा जो बार बार एग्जाम पूछ जाती है, वो कौन सी है आपकी, वह सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। वही एक लौकिक परिभाषा और है जो बार बार आपके एग्जाम पूछी जाती है, कौन सी है आपकी, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। विकास है, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। ये क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम आ चुका है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्या था आपका, देखो 13 क्या है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। यस, विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले तो हमें चयन किसका करना है, आपका असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल राइट। विकास है वो किससे प्रारंभ हो जाता है, आपके गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल राइट है। विकास परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है ये आपका कथन, और इंपॉर्टेंट भी है। जब विशेषताएं पूछी जाती है तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होने को मिलते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था एक अद्वितीय विशेषता परिलक्षित करती है, बिल्कुल राइट। तो देखो मैंने अभी बताया था, आपका आंसर ये हो जाएगा, विकास परिपक्वता तक चलता है, नहीं, परिपक्वता कौन चलती है आपकी, वर्दी चलती है। तो आपका गलत कथन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही विकास की और बात करें हम, तो विकास की और बातों की बात करें जो बार बार आपके एग्जाम में आती है, वो देखो आपका ये तो जीवन पर्यंत चलता है, वो आता है आपका जीवन पर्यंत, वो तो इसी चौथा ऑप्शन से संबंधित होगा, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, इसके अलावा आपका देखो विकास होता है वो कैसा होता है, आपका संचयी होता है, आपका सतत होता है, संचयी होता है। इसके अलावा एक विशेषता की बात और करें हम, तो वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार। ठीक है, तो इन विशेषताओं को आप पक्की याद कर लेना, क्योंकि विशेषताएं बार बार पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। 14 क्या आया था आपका, देखो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा जो आपका विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का अनुमान योग्य है। तो विकास कैसे आपका अनुमान योग्य है, बिल्कुल राइट बात है, ये तो आपकी अनुमान योग्य है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे, बिल्कुल राइट, ये आपकी विकास की जो विशेषता है। एक एक क्या बता रहा है आपके, ये दोनों क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन 13 और ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, किसकी आपकी विशेषताएं हैं आपकी, और इंपॉर्टेंट है, विशेषता से आपका क्वेश्चन पक्का पक्का आता है सेकंड ग्रेड में, तो याद होनी चाहिए आपको। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है, देखो ये आपका, ये देखो एक शब्द दे रखा है अप्रभावित, ये छोटी छोटी गलतियां करवाता है, तो ये अप्रभावित नहीं आएगा, क्या आएगा आपका प्रभावित। सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास है वो प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 3।
विकास समान प्रतिरूप के सिद्धांत का पालन करता है। कौन से सिद्धांत का पालन करता है विकास? देखो इन चीजों को आपको पकड़ना होगा। समान प्रतिरूप सिद्धांत का पालन करता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3, 14 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीम को रूपांतरित एवं संशोधित करता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? समय धारण, परिपक्वता या आत्मसातकरण या समायोजन। तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, समायोजन। और ये चारों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, चारों ऑप्शन आपका पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आपका? आत्मसातकरण का। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या था आपका? आत्मसातकरण क्या होता है आपका? इसका मतलब क्या होता है? जो मौजूदा ज्ञान होता है ना, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करना, में नई जानकारी को शामिल करना। शामिल करना, ये आपका आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, और बार बार आपका पूछा जा चुका है। वही आपका परिपक्वता आपको पता ही है। स्कीमा क्या होता है कि इसमें देखो क्वेश्चन दे रखा है स्कीमा वाला। तो स्कीमा क्या होता है आपका? स्कीमा होता है आपका किसी विषय पर ज्ञान का संगठित समूह जो लंबे समय तक याद रहता है। लंबे समय तक जो ज्ञान है वो क्या होता है आपका? लंबे समय तक याद रहता है ना, लंबे समय तक याद। ठीक है, जो याद होता है उस यादाश्त को जो एकत्रित होते हैं, समय की जो यादाश्त है जो एकत्रित होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? आपको स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्कीमा बार बार पूछी जाती है, सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है स्कीमा की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। कोलरबर्ग, देखो आपको दे रखा है कोलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। तो ये आपका नैतिक विकास का सिद्धांत किसका? आपका कोलरबर्ग का। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपका के अनुसार कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? कौन से कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? रूढ़िगत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके कॉलर आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। जो आपके कॉलर वर्ग है नैतिक विकास सिद्धांत में कितने सोपान पूछे गए आपके? एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कितने सोपान थे? तो सोपान पूछे गए थे, तो आपके 6 सोपान है। कितने थे आपके? 6 सोपान इसने सिद्धांत में दिए थे, 6 सोपान दिए थे। और वही बात करें आपकी प्रमुख स्तर कितने दिए थे आपके? 3 इसी सिद्धांत में। प्रमुख स्तर तो कितने थे आपके? 3। और सोपान कितने थे इस सिद्धांत के? 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं। कोलरबर्ग ने अपने नैतिक तार्किक विकास, वापिस कोलरबर्ग का है, और नैतिक तार्किक विकास सिद्धांत में प्रतिपादित करने के लिए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया? 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। तो वो 4 से 6 वर्ष था, 6 से 10 वर्ष था, या 10 से 16 वर्ष था, या 16 से 18 वर्ष। तो ये था आपका 10 से 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। और क्या था आपका ये 10 से 16 वर्ष उम्र? तो यह जो आयु के बच्चों को जो क्या किया था इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में, जिन बच्चों को शामिल किया था ना, बच्चों को शामिल किस प्रकार किया था इसने? इस आयु वर्ग के बच्चों को, इन बच्चों का क्या लिया था इन्होंने? साक्षात्कार लिया था। क्या लिया था आपका? साक्षात्कार। इस साक्षात्कार के आधार पर अपने सिद्धांत में शामिल किया था। आधार पर नैतिक विकास जो सिद्धांत आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था इसने। ठीक है, वो किस वर्ग के आयु के बच्चे थे? वो थे आपके 10 से 16 वर्ष के आयु के बच्चे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम। देखो पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था का संबंध किशोरावस्था से है? जो पियाजे आपका और उनकी नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके संबंध कौन सी किशोरावस्था से है? देखो आपका नैतिक यथार्थता से है, नैतिक समानता से, दबाव की नैतिकता तो इन्होंने बताया नहीं, स्वायत्त नैतिकता से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो नैतिक यथार्थता की बात करें तो ये नैतिक यथार्थता बताई थी इन्होंने, जो 7 से 8 वर्ष के बच्चे हैं ना, 7 से 8 वर्ष के बच्चे। और इसका उपनाम भी बताया था इन्होंने। उपनाम क्या बताया था देखो? तो किशोरावस्था से संबंधित नहीं है, तो क्योंकि 7 से 8 वर्ष का बच्चा है वो किशोरावस्था के अंदर नहीं आता है। तो इसका उपनाम देखो, इसको किस नाम से जाना जाता है आपका? ये तो विषम नैतिकता के नाम से जाना जाता है, जो आपका क्वेश्चन आ चुका है। विषम नैतिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको एक नाम और आता है, उसका क्या नाम होता है आपका? विवशता की नैतिकता।
ये आ चुका आपका। ठीक है, तो हमने दो नाम देख लिए इसके, कौन सी की, नैतिक यथार्थता की। एक तो था आपका विषम नैतिकता और एक था आपका विवेचता की नैतिकता। ये आपके 7 से 8 वर्ष के बच्चों में होती है। और वही आपकी जो आपकी पिया जी हैं, इन्होंने बताया नैतिक समानता, ये बताई थी इन्होंने 7 से 8 वर्ष के से लेकर खाता है आपके 12 वर्ष के बच्चों तक, 12 वर्ष तक। उनमें कौन सी आती है आपकी, नैतिक समानता का गुण आता है। ठीक है, वही आपकी स्वायत्त नैतिकता, वो तो होगी आपकी 12 वर्ष से ऊपर, यानी किशोरावस्था के अंदर 12 वर्ष से ऊपर। तो ये पूछा हमें, ये तो पूछा हमें कौन सा संबंध किशोरावस्था से है, तो आपकी हो जाएगी स्वायत्त नैतिकता से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका उपनाम बात करें, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है कौन सा आपका, सहयोगात्मक नैतिकता, सहयोगात्मक नैतिकता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो 19 क्या आता है आपका, बुनर की संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। देखो बुनर है, और बुनर का सिद्धांत आपका संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित, आपकी क्रियात्मक अवस्था है, विलोमीयता की प्रक्रिया है, अंतः प्रज्ञा काल है, या इसके फोल्डिंग है। तो कौन सा सम्मिलित है भाई, वह है आपका क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। संज्ञानात्मक विकास में के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे। देखो सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए, अब लेव वाइगोत्स्की को याद कर लेना आप, तो आंसर हो जाएगा। देखो जिन पियाजे नहीं होगा, जोराम बुरनर भी नहीं होगा, सिगमंड फ्राइड भी नहीं होगा, कौन होगा आपका, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, जिन पियाजे को तो आपको पता है कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वहीं सिगमंड फ्राइड किसने का दिया था आपका, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे आपके, सिगमंड फ्राइड। जोराम बुर्नर किसके थे आपके, आप बताना, आप सामाजिक विकास सिद्धांत से थे आपकी, सामाजिक विकास सिद्धांत से हम देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर बढ़ते हैं। ये कहते हैं किसका, आपका जिन पियाजे का है, वेलेंटाइन का है, हेडफील्ड का है, या जर्सीड का, तो जर्सीड का है। और आपकी ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ही पूछी गई थी, ये परिभाषा आपकी क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 जर्सीड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो विशेषता पूछी है हमें किशोरावस्था की, और ये आपकी तीनों चारों जो अवस्था है आपकी कौन सी, शिशावस्था, बाल्य, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनकी विशेषता आप याद कर लेना। भूमिका संक्रांति ये बिल्कुल है, दिव्या संपन्न भी है, किशोर अहम केंद्रिता ये भी आपकी किशोरावस्था की विशेषता है, लेकिन आपकी संवेगात्मक जो नियंत्रण है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, जो आपकी कैसे नहीं है आपकी, ये आपकी, क्योंकि देखो आपकी किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था में जो आपकी स्वेग है, स्वेग का मतलब जानते हैं आप, स्वेग का मतलब क्या होती है आपकी, भावनाएं। तो भावनाएं क्या होती है किशोरावस्था में, तो तीव्र होती है, कंट्रोल नहीं कर पाता किशोर। ठीक है, कैसी होती है आपकी, बहुत तीव्र होती है, नियंत्रण नहीं कर पाता किशोर। तो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ये वयस्क अवस्था के अंदर आती है, मतलब किशोरावस्था खत्म होने के बाद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। जो सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है ये पूछा हमें, कौन सी है जो आपकी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। बढ़ा हुआ संघीय प्रभाव, तो ये तो है। विपरीत लिंग की और आकर्षण, ये भी आपका सामाजिक विकास की अवस्था विशेषता है किशोरावस्था के अंदर। अभिरुचि विस्तार भी है, लेकिन सामाजिक क्रियाकलाप में कमी नहीं होती, जो क्या होती है आपकी वृद्धि होती है सामाजिक क्रियाकलाप में। यानी किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है वो भाग लेता है बार बार, हर जो कार्यक्रम होता है या कोई भी सामाजिक प्रोग्राम होता है उसमें किशोर क्या लेता है, भाग लेता है। तो क्रियाकलाप में कमी कैसी होगी, वृद्धि होगी। तो आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात क्या आता है, तो देखो आपको उत्तरदायित्व का भाव आ जाता है इसमें, कौन सा आ जाता है किशोर में, उत्तरदायित्व का भाव। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तरदायित्व का भाव आ जाता है, और ये क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है और बार बार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, नई विशेषता वगैरह होती है आपकी किशोरावस्था की, जो फैक्ट क्वेश्चन ही है, जो समझने की विशेषता थोड़ी है आपकी। बाकी विशेषता आपको याद है तो आप कर सकते हो, इसमें समझने वाली बात होती नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की बात देखो, शारीरिक विकास के क्षेत्र में सम्मिलित है। देखो शारीरिक विकास का क्षेत्र है उसमें कौन कौन से सम्मिलित है ये हमें पूछा है।
तो स्नायुमंडल भी आपका सम्मिलित है, मांसपेशियों की वृद्धि भी सम्मिलित है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आपकी सम्मिलित है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें हम। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? शेषावस्था में शारीरिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा होता है। देखो तुलनात्मक रूप से धीमा होता है। शेषावस्था में जो शारीरिक विकास होता है धीमा नहीं होता, क्या होता है आपका? तीव्र होता है। पता है ना? तीव्र होता है ना? कैसा होता है आपका? दूरगामी, दूरगामी होता है। आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। शेषावस्था में जो शारीरिक विकास है वो कैसा होता है आपका? दूरगामी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका असत्य है? तो आपका असत्य कथन तो ऑप्शन नंबर एक ही हो गया था, क्योंकि तीव्र होता है, दूरगामी होता है, और ये दूरगामी हुआ तो पूछा गया है ये आपका क्वेश्चन। बाकी विशेषता भी देख लीजिए इसकी। जन्म के समय शिशु में लगभग 270 हड्डियाँ होती है। बिल्कुल होती है। कितनी होती है? 270 हड्डियाँ होती है। वह जन्म के समय और बात कर लेते हैं क्या होती है। देखो वजन कितना होता है आपका? वजन 3 kg होता है, 3 किलो का वजन होता है। ठीक है, शिशु के अंदर। लंबाई की बात करें हम, लंबाई कितनी होती है आपकी? 20 इंच होती है। कितनी होती है आपकी? 20 इंच लंबाई होती है। और मस्तिष्क का वजन ज़्यादातर पूछा जाता है आपका। मस्तिष्क का जन्म के समय मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है आपका? 350 ग्राम होता है ना? 350 ग्राम। वही आपकी हृदय गति भी पूछ ली जाती है कभी कभी। हृदय गति कितनी होती है आपकी? हृदय गति होती है आपकी 140। ठीक है। अस्थिकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था में समाप्त हो जाती है। बिल्कुल राइट, यानी आपका जो ढांचा है, आपकी अस्थियां हैं, वो कंप्लीट हो जाती है कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है, परिपक्व हो जाता है आपका शरीर, कंप्लीट तैयार हो जाता है। किशोरावस्था में सिर का आकार पूरे शरीर का 8वां भाग होता है। बिल्कुल राइट, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, और इंपॉर्टेंट भी है आपका। ठीक है, परिभाषा ही इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 25 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण नहीं है? देखो ये जो आपका चलन कौशल है ना, 2 प्रकार का होता है। चलन कौशल है वो कितने प्रकार का होता है आपका? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं आपकी? देखो पहला प्रकार तो होता है आपका, ये तो होता है आपका सूक्ष्म चलन, और दूसरा कौन सा होता है आपका? सूक्ष्म चलन के साथ में कौन सा होता है भाई? ये स्थूल होता है आपका, स्थूल चलन। और ये लगभग 5 वर्ष तक के होते हैं, ये 5 वर्ष तक ये होते हैं ये गुण आपकी। तो यहाँ पे देखो लिखना किस कौन से चलन का है आपका? लिखने की बात करें तो लिखना आपका सूक्ष्म चलन है। सूक्ष्म चलन तो पूछा ना? तो नहीं है, ये पूछा है मैं, सॉरी। तो ये तो आपका क्या है? लिखना तो सूक्ष्म चलन है। दौड़ना कौन सा आपका? दौड़ना आपका स्थूल चलन है। कौन सा आपका? स्कूल, सॉरी स्थूल चलन कौशल है। कौन सा आपका? स्थूल चलन कौशल है। कौन सा? दौड़ना। पेंटिंग बनाना भी कौन सा आपका? सूक्ष्म चलन कौशल है। और चित्रात्मक पहेलियों को जोड़ना भी कौन सा आता? कौन सा आपका? सूक्ष्म चलन कौशल है। तो कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 2, स्थूल चलन कौशल। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है आपका, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी आपके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किशोरों की हड्डियों में बाल्यावस्था की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। तो किशोरों की जो हड्डियां हैं, कौन सी हड्डियां, वो बाल्यावस्था की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? आपके रंग में नहीं, कार्य में नहीं, तो फिर किसमें दिखाई देता है भाई? संगठन में। तो जो किशोरावस्था में जो हड्डियां है किशोरों की, वो बाल्यावस्था की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है, और उसके संगठन में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें हम। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार ईगो साइक है। ईगो साइक है सबसे पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज़ तो इसको याद रखो। एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। और कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने? अवस्थाएं बताई थी 8। और ये 8 अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए। यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई ना, तो इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। और यदि एक भी क्वेश्चन आपका सही होता है ना, तो आप उस दौड़ के अंदर बहुत आगे हो। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट ऐसे पता होना चाहिए कि एरिक क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो उसको आपको पढ़ना होगा, रियल बात है। तो यहाँ पर ईगो है, ईगो से आएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से पता चलता है। और अभी आपका आरपीएससी ने पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, तो हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, विशेषताओं के साथ साथ उनकी आयु वर्ग भी होना चाहिए, उनका मनोसामाजिक गुण कौन सा होता है, उनकी शक्ति कौन सी होती है, हर चीज़ आपको अब याद करनी पड़ेगी। तो अभिवर्तियों एवं कौशलों को सीखनी है नहीं, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति में नहीं, द्वंद्व की प्राप्ति में, दर से स्पष्टता की प्राप्ति में। तो किसमें होता है आपका ईगो साइक? कौन से में होता है भाई? ईगो साइक होता है आपका अभिवर्तियों एवं कौशलों के को सीखने में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 3 से 6 वर्ष आयु के प्रसार में एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत किस अवस्था से संबंधित है? अभी मैंने 8 अवस्था बताई थी, उसमें देखो आपने पूछा आपका 3 से 6 वर्ष। तो 3 से 6 वर्ष में कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी? विश्वास बनाम अविश्वास। तो विश्वास बनाम अविश्वास तो आपकी जन्म से 1.5 वर्ष के बीच होती है, जन्म से 1.5 वर्ष के बीच। और ये आपकी फर्स्ट अवस्था है भाई। अवस्था कौन सी आपकी? अवस्था इधर बता देता हूँ मैं।
ये तो अवस्था कौन सी आपकी फर्स्ट है, विश्वास बनाम अविश्वास, और ये कहाँ तक चलती है आपकी, जन्म से 1.5 वर्ष तक। और इसमें गुण कौन सा आता है आपका, मनोसामाजिक गुण की बात करें या शक्ति की बात करें तो वो होता है आपका आशा, पूछा जा चुका है। उद्यमिता बनाम हीनता, उद्यमिता जो बनाम हीनता है वो आपकी कौन सी अवस्था है, वो अवस्था आपकी चौथी पे, सबसे पहले तो आपकी याद होनी चाहिए अवस्था कौन सी आपकी, ये चौथी अवस्था है, ठीक है, उद्यमिता बनाम हीनता। और इससे जो कहाँ से कहाँ तक चलती है आपकी 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक चलती है। और गुण कौन सा आता है इसमें, गुण की बात करें हम तो इसमें आता है आपका सामर्थ्य, कौन सा गुण आता है आपका, सामर्थ्य आता है, ठीक है। पहल बनाम अपराध बोध, ये कौन सी आपकी 3 से 6 वर्ष आयु का प्रसार में, ये आपको कौन सी बनाम होती है, पहल बनाम अपराध बोध, ये 3 से 6 वर्ष होती है आपकी, 3 से 6 वर्ष, ठीक है। और इसमें गुण कौन सा आता है आपका, मनोसामाजिक गुण की बात करिए इसमें आपकी पहल बनाम बोध में उद्देश्य की पूर्ति होती है, कौन सा गुण आ जाता है आपका, उद्देश्य, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन पूछा है, वो कौन सी अवस्था है ये आपकी, अवस्था की बात करिए तो ये अवस्था है तीसरी, कौन सी अवस्था है, तीसरे ऑप्शन में आई हो, अवस्था भी कौन सी आपकी तीसरी अवस्था है। और देखो आपका उत्पादकता बनाम स्थिरता, उत्पादकता बनाम स्थिरता नहीं है, इसका सही नाम क्या था आपका, जनात्मकता भी आ सकता है, जनात्मकता बनाम स्थिरता, यह आती है आपकी 35 से 65 वर्ष। और ये कौन सी आपकी अवस्था कौन सी थी आपकी, सातवीं, यदि यहाँ पर यह वाली अवस्था है तो ये अवस्था थी आपकी सातवीं अवस्था थी। और इसमें गुण कौन सा था आपका, देखभाल वाला। कितनी अवस्था बता दी मैंने, 4 तो यहाँ पर बता दी, 4 आगे वाले क्वेश्चन में हो जाएगी, आठ टू आप याद हो जानी चाहिए। आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम, सॉरी 30 की। पहचान बनाम पहचान भ्रांति अवस्था के दौरान विकसित मनोसमाजिक शक्ति है, तो ये आपकी कौन सी आपकी जो आपका एरिक्सन का सिद्धांत है उसमें कौन सी अवस्था की बात कर रहा है, ये तीसरी अवस्था की बात करते हैं, आपकी अवस्था है 5वीं। 4 वहाँ पर बताती है, 4 यहाँ पर हो जाएगी, 8 आपको याद होनी चाहिए, 5वीं अवस्था है। और इसमें कौन सा मनोसामाजिक गुण शक्ति विकास होता है आपका, देखो प्रेम होता है, कर्तव्य परायण होता है, बुद्धि होती है, देखभाल, देखो देखभाल तो मैंने अभी बताया था, आपकी कौन सी अवस्था होता था देखभाल, ये रही। जननात्मकता बनाम स्थिरता, इसमें कौन सा गुण विकास होता है आपका, देखभाल, ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने। इसमें कौन सा जगह प्रेम नहीं आएगा, कौन आएगा आपका, कर्तव्य प्राण, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहचान बनाओ सम्राट यानी किशोरावस्था की बात कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर पेंशन बनाने की अवस्था कौन सी होती है आपकी, किशोरावस्था वाली बात होती है। प्रेम वाला गुण कौन सा आता है, देखो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है आजकल, सबसे ज़्यादा इसी की जरूरत होती है ना, तो ये आपका होता है आपका घनिष्ठता बनाओ अलगाव, कौन सी अवस्था की बात कर रहा है, इसमें कौन सा गुण होता है आपका, घनिष्ठता बनाओ अलगाव है, उसमें आपका ये आता है आपका गुण, कौन सा गुण आता है आपका, प्रेम। और ये अवस्था कौन सी आपकी, अवस्था है आपकी छठी अवस्था है, ठीक है। और लास्ट 8वीं वो देख लीजिए अवस्था 8वीं, यहाँ पर बुद्धि दे रखा है ना, ये रहा बुद्धि, देखो इस बुद्धि को बता देता हूँ, यह अवस्था कौन सी आपकी, ये गुण आता है आपके 8वीं अवस्था में। और 8वीं अवस्था कौन सी आपकी, संपूर्णता बनाम हताशा, संपूर्णता बनाम हताशा, इसके अंदर आता है आपका बुद्धि। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 30 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम, ब्रिजेश भी इंपॉर्टेंट, देखो ब्रिजेश का भी क्वेश्चन बार बार कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, 2 बार ये क्वेश्चन आपका 2 टाइम आ चुका आपका। ब्रिजेश के संवेगात्मक विकास के अनुसार बालकों में उल्लास व प्रेम का भाव कौन से आयु में प्रकट होता है। देखो सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि जो ब्रिजेश का जो संवेगात्मक विकास है, ब्रिजेश ने जो सिद्धांत दिया था ना, सिद्धांत वो कितने माह के बच्चों के लिए देता है आपका, 24 माह के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखो आपको वर्ष दिखे है ना कहीं पर, तो वर्ष वालों को तो पहले काट दो ऑप्शन को, ठीक है। 18 माह में और 12 माह में, इन दोनों में से आपको देखना था। तो देखो 18 माह में तो कौन सा गुण कौन सा होता है आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12 माह के अंदर आएगा आपका प्रेम और जो उल्लास का भाव है वो तो आ जाएगा आपका 12 माह के अंदर, ठीक है। और 24 माह के अंदर कौन सा आता है, अंतिम माह के अंदर इससे आता है ईर्ष्या, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार बार आपका पूछा जा चुका है, ईर्ष्या कौन से माह में आता है आपका, 24 माह के अंदर, ठीक है। वही आपके शुरू होता है ये आपका 3 माह से। तो शुरू में सर्वप्रथम शुरू होता है तब कौन सा गुण आता है आपके बालक में, कष्ट का आता है, उत्तेजना का आता है आपका, और इसके साथ भी कौन सा आता है आपका, आनंद। ये गुण आपको याद होना चाहिए 24 माह तक, कौन सा भी किसी भी क्रम में पूछा जा सकता है ये आपका।
तो ये क्रम आप याद कर लेना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 31 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को सहयोगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? सहयोगात्मक विकास का कौन सा काल कहा है आपका? अनोखा काल का है। कोलसिनिक ने कहा है, कोल ब्रुश ने कहा है, स्किनर ने कहा है या करो करो ने कहा है? तो किसने कहा है आपका? आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 2 कोलन ब्रुश ने। ठीक है, वही बात करें, देखो आपकी शेषावस्था की बात करते हैं। आपकी शेषावस्था को किस, शेषावस्था है आपकी, शेषावस्था को वेलेंटाइन के अनुसार वेलेंटाइन ने क्या कहा आपका? सीखने की अवस्था का है। सीखने की अवस्था का है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अवस्था का है यानी पहले इजी क्वेश्चन आते थे भाई। ठीक है, ठीक है, या सीखने की अवस्था या सीखने का आदर्श काल, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। वही एक आपका उत्तर बाल्यावस्था के बारे में आता है। क्या उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में रोस ने कहा है आपकी, रोस ने इसे इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। और ये आपकी बार बार रिपीट में आपकी क्वेश्चन आपकी बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसने कहा? ये आपकी रोस मोदी ने कहा। किसने कहा? आपकी रोस ने कहा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या था आपका? इनमें से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? सामाजिक विकास का लक्षण कौन सा नहीं है भाई किशोरों के अंदर? सामाजिक परिपक्वता व उत्तरदायित्व का भाव आ जाता है। मैंने अभी बताया था कि वहाँ पर जो कर्तव्य प्रायण होता है आपका, उत्तरदायित्व यानी बार बार काम की कमी नहीं होती, उसमें वृद्धि होती है। वो क्वेश्चन बताया था ना अभी, वही आपका। विविध लिंग के प्रति आकर्षण होता है, बिल्कुल होता है आकर्षण, लड़का लड़की। द्वंद्व व संघर्ष के भाव का अभाव नहीं होता। देखो इसमें छोटी सी गलती है, इसमें क्या होता है आपका? अभाव नहीं होता, इसमें भाव होता है। मतलब ये आपके द्वंद्व संघर्ष का भाव आता है किशोरावस्था के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट रुचियों का विस्तार भी होता है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 में क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम। निम्न में से कौन सा वह आंतरिक कारक नहीं है जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? कौन सा जो आंतरिक कारक नहीं है जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो ये तो देखो सामाजिक स्वभाव दे रखा है, तो ये तो करता है भाई। आंतरिक प्रभाव कौन सा पूछा आपका? आंतरिक कारक पूछा है। तो सामाजिक स्वभाव है वो तो आंतरिक होता है। ठीक है, आनुवांशिकता यानी कोई जन्मजात प्रभाव होता है वो भी होता है, बुद्धिमत्ता भी होता है, लेकिन तकनीकी कारक नहीं होता वह आंतरिक। ये आपका बाह्य कारक है। तकनीकी कारक कौन सा आपका? बाह्य कारक। आंतरिक कारक नहीं होता है, कौन सा होता है आपका? बाह्य कारक होता है। ये आपका कौन सा हो गया? आपका बाह्य कारक हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। देखो ब्रॉन फेन बेनर के अनुसार सांस्कृतिक मूल्य का भाग है। ब्रॉन फेन बेनर के अनुसार सांस्कृतिक मूल्य के भाग। तो ब्रॉन फेन बेनर ने कितने स्तर बताए थे? इन्होंने 5 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे इन्होंने? सबसे पहले तो आपको यह दोनों चाहिए, आपकी 5 स्तर बताए थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे आपके? कहाँ के वैज्ञानिक थे आपके? अमेरिका के। ये अमेरिका के आपके वैज्ञानिक थे। ठीक है, 5 स्तर बताए थे जिसमें आपका लघुमंडल का था, मध्यमंडल, वायुमंडल, वर्तमंडल। इसमें से कौन सा नहीं है आपका? ये याद होना चाहिए आपका। तो देखो सांस्कृतिक मूल्य का भाग कौन सा आपका? वह है आपका वर्तमंडल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का। वही आपके भारत की बात करें हम, भारत में बात करें आपकी। देखो भारत में आपका एक सिद्धांत किसने दिया था आपका? भारत की बात करें हम, तो भारत में जो आपके दुर्गानंद सिन्हा थे, कौन थे आपके? दुर्गानंद सिन्हा। दुर्गानंद सिन्हा थे। इन्होंने अब भारतीय संदर्भ में विकास को समझने के लिए परिस्थिति मॉडल का तैयार किया था। इन्होंने कौन सा किया था आपका? परिस्थिति मॉडल। परिस्थिति मॉडल तैयार किया था। ठीक है, जैसे आपके इन्होंने 5 स्तर बताए थे वायुमंडल, उसी प्रकार से ये मॉडल जो परिस्थिति मॉडल है वो आपके किसने किया था? आपके दुर्गानंद सिन्हा किया था। और दुर्गानंद सिन्हा ने कहाँ पर किया था? आपके भारत के अंदर किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 36, 35, सॉरी 35 की बात करते हैं। 35 का आपका कौन सा था? आपका वर्तमंडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 36 की बात करते हैं हम। सामाजिक विकास चलता है, तो आपका सामाजिक विकास वो कहाँ तक चलता है आपका ये बताना।
बाल्यावस्था चलता है, किशोरावस्था चलता है, वयस्क अवस्था चलता है या जीवन पर्यंत चलता है? तो आपको सामाजिक विकास तो जीवन पर्यंत ही चलता है। ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे बूढ़े बूढ़े लोग अभी भी भंडारा भंडारा लगाते हैं, सामाजिक विकास करते हैं ना। ठीक है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली विकास है, सामाजिक विकास कभी भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। देखो आपका, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? कौन से सिद्धांत पर बल दिया गया है भाई? देखो, मनोविश्लेषणवाद में दिया गया है, संरचनावाद में दिया गया है, व्यवहारवाद में दिया गया है, संज्ञानवाद में। तो किसमें दिया गया आपके? व्यवहारवाद में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवाद विकसित किसने किया था? आपके जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। ठीक है, वही बात करें हम आपकी बाकी की। देखो आपका व्यवहारवाद हो गया, मनोविश्लेषणवाद मैंने अभी बताया था, कौन सा था आपका? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। संरचनावाद की बात करें तो संरचनावाद किसने दिया था? आपके विलियम वोंट ने। विलियम वोंट। ठीक है, वही संज्ञानवाद की बात करें तो संज्ञानवाद किसने विकसित किया था? आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे। ये क्वेश्चन आपकी सभी आपके पूछे जा चुके हैं। संरचनावाद किससे संबंधित था आपका? ये भी याद होना चाहिए आपको, चेतना से संबंधित था। किससे संबंधित था आपका? चेतना से संबंधित था। व्यवहारवाद आपके व्यवहार से संबंधित था, गुण भी आपको याद होना चाहिए। और मनोविश्लेषणवाद आपके अवचेतन मन से पर आधारित था। इस पर था आपका अवचेतन मन पर, अवचेतन मन पर आधारित था। ठीक है, और आपकी जो संज्ञानवाद है वो मानसिक प्रक्रिया पर था। किस पर था आधारित? आपकी मानसिक प्रक्रिया पर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मानसिक प्रक्रिया वाला, मानसिक प्रक्रिया पर। ठीक है, जिन पे आज याद रखना भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं हम। हाइंज दुविधा का संबंध है वाइगोत्स्की। देखो, इस सिद्धांत को इंपॉर्टेंट कितने दे रखे। देखो, वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा आपका? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है? नहीं। कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत आपके हाइंज दुविधा। ऑप्शन नंबर जो दुविधा है, हाइंज दुविधा किससे संबंधित? आपके कोलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास है, इसमें कितनी अवस्थाएं थी? आपकी 8 अवस्थाएं। जिन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत था, इसकी भी अवस्था याद कर लेना भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी अवस्था से भी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं हम। निम्न में से किसकी यह मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास में बालक प्रतीकों एवं प्रतिमाओं का उपयोग करते हुए चिंतन करते हैं? देखो, प्रतीकों और प्रतिमाओं, ठीक है, इन दोनों को देखो उपयोग करते हुए चिंतन करता है। जिन पियाजे नहीं, जोराम बुनर, जे वाइगोत्स्की या लॉरेंस कोलरबर्ग। तो इसका आंसर होगा आपका जोराम बुनर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेरोम जो बुनर है, इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास की बात करें हम, संज्ञानात्मक विकास, इस सिद्धांत की बात करें हम, तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने 3 चरण बताए थे सिद्धांत में। कितने चरण बताए थे इन्होंने? 3 चरण बताए थे। इसमें देखो, पहला था आपका 0 से 1 वर्ष के बीच बालक हो, तब तो कौन सा गुण आता है इसमें? इनेटिव वाला गुण आता है। कौन सा गुण आता है? इनेटिव। और जब बालक 1 से 6 वर्ष का हो, तब कौन सा होता है आपका? इसमें गुण आता है आपका आइकोनिक, आइकोनिक गुण आता है। और जब आपका बालक 7 वर्ष से अधिक हो, 7 वर्ष से अधिक, तो 7 वर्ष से अधिक हो बालक, तो कौन सा गुण आता है इसमें? सिंबॉलिक का गुण आ जाता है। ये तो पूछा हमें, आइकॉनिक सिंबॉलिक तो दे रखा है हमें, प्रतीकों प्रतिकों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 की आपका वही एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कुछ ऑप्शन की। देखो आपका जिन पियाजे वाला कौन सा था आपका? ये रहा। जिन पियाजे का सिद्धांत था ना, जिन पियाजे ने बताया था कि बच्चे हैं वो किसके माध्यम से सीखते हैं? आपकी खोज के माध्यम से। खोज के माध्यम, एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। बच्चा है वो किसके माध्यम से सीखता है? आपके खोज के माध्यम से सीखता है। और जे जो आपके वाइगोत्स्की है, इन्होंने क्या बताया था कि बच्चा कैसे सीखता है आपका? ये तो भाषा से सीखता है। भाषा व सामाजिक, जो आपके सामाजिक संपर्क से, सामाजिक संपर्क से। क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आप खुद देख लेना, सामाजिक संपर्क वाला। भाषा व सामाजिक संपर्क से सीखता है, ये किसने बोला है? आपके जे वाइगोत्स्की ने। याद रखना, सामाजिक संपर्क। लॉरेंस कोलरबर्ग तो आपके नैतिक विकास से संबंधित था। किससे थे? आपके नैतिक विकास। टॉपिक वाइज जो होते हैं पूरे क्वेश्चन आपके देते ही जाते हैं टॉपिक वाइज में, तो इतनी बताने की आवश्यकता नहीं होती।
तो ये आपका नैतिक विकास कितनी बार आ चुका है आपको सभी को पता है। इन चीज़ों को याद रखना। आपका जीन पियाजे का बनने बोला था कि बच्चा है वो खोज के माध्यम से सीखता है, और जे वाइगोत्स्की है वो भाषा और सामाजिक संपर्क से सीखता है, ये बोला था। और आपके जो जोएराम बुर्नर है इन्होंने बोला कि बच्चे लोग पहचानते किसी आपकी सिम्बोलिक या आइकॉनिक के माध्यम से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है, कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। तो ये बात करते हैं कौन सी अवस्था बता रही है, जिन पियाजे के बता रहे हैं। ये पियाजे का सिद्धांत था। तो इन्होंने अवस्था बताई थी कितनी, चार, चारों दी हुई है यहाँ पर। स्वेदी पेशी अवस्था, देखो आपका फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन आया था। देखो स्वेदी पेशी अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष का होता है। इसमें कौन सा गुणा जाता है, आपका स्थायित्व का गुणा जाता है। इसमें कौन सा गुणा जाता है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुणा जाता है। और क्वेश्चन क्या था, देखो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन था आपकी किशोरावस्था की विशेषता पूछी थी, और उसमें ये लास्ट चौथा ऑप्शन दे रखा था आपका वस्तु स्थायित्व, और कोट था। क्या था, कोट वाला क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड अभी 2025 जो 23 तारीख को आता, 2025 यानी हमारा पेपर हुआ था उसमें था। और कोर्ट में आपका ये दे रखा था वस्तु स्थायित्व है। और चारों ऑप्शन आपके कोचिंग वाले ये भी बता रहे हैं अभी भी, ये वस्तु स्थायित्व की अवस्था गुण कैसे है आपका, किस सविधि अवस्था होता है, और ये वस्तु स्थायित्व गुणा जाता है आपका जन्म से 2 वर्ष के बीच। ठीक है, तो देखो आपके कोचिंग वालों को भी अभी ये इन चीज़ों को समझना होगा कि बच्चों को गलत आंसर की नहीं दी जाए। तो यहाँ से देखो जन्म वस्तु स्थायित्व आ जाता है, किशोरावस्था गुण कैसे हो सकता है, ये तो पहले आ जाता है, किशोरावस्था में थोड़ी आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं होगा 4, वहाँ पर वो 3 ही ऑप्शन होंगे, 1 2 3। ठीक है, तो राइट आंसर वही होगा। ये आपका ये तो सही है, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दे रखी है हमें 2 से 7 वर्ष। कौन सी दे रखी है हमें, 2 से 7 वर्ष। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, 2 से 7 वर्ष है। और इसमें कौन सा आ जाता है, देखो आपके गुण की बात करें हम, इसमें देखो आपका ये तो जीववाद आ जाता है, आपका जीववाद। और इसके साथ में कौन सा आ जाता है आपका एम केंद्रवाद, एम केंद्रवाद। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष में नहीं होती। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था कब होती है आपकी, 7 से 11 वर्ष। यहाँ पर याद करो 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। और इसमें गुण कौन सा आ जाता है, गुण की बात करें तो वर्गीकरण का गुण आ जाता है। कौन सा आ जाता है आपका, वर्गीकरण का गुण आ जाता है इसमें। यानी बच्चा वर्गीकरण कर सकता है वस्तुओं को, जैसे ये आम है, ये केला है, कुछ भी, ये लड़का है, ये लड़की है। ठीक है, ये पापा है, ये मम्मी, ये बुआजी है, ये दादा है, ये दादी है। तो वर्गीकरण कर सकता है बच्चा कौन से ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, 7 से 11 वर्ष में। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा था, 4 से 7 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका, सॉरी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, ये आपका बिल्कुल राइट है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखो आपका जो तार्किकता का गुण आ जाता है, कौन सा आपका, तार्किकता का गुण। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका तार्किकता वाला भी, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से यदि आपको यदि क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बनने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बन सकता है। तो अभी मैंने बताया था कि आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है अभी जस्ट ही। तो आंसर देखो कौन सा जगह आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता उत्तर बाल्यावस्था की नहीं है। तो खेलने की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था की है क्या, उत्तर बाल्यावस्था की है बिल्कुल। विद्यालय पूर्व की अवस्था ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था की नहीं है, किसी आपकी पूर्व बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था की। पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, कितने वर्ष तक होती है आपकी, 2 से 6 वर्ष। ठीक है, फिर उत्तर बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है सर, वो होती है आपकी 6 से 12 वर्ष। ये भी आपको याद होना चाहिए, आपको वर्ष के हिसाब से याद करोगे तो अच्छे याद होंगे आपके। ठीक है, और थोड़ा इंग्लिश में याद करना था, इंग्लिश में याद करोगे थोड़ा समझने में आसान होगी पेपर के अंदर। दल अवस्था देखो बिल्कुल दल अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, यानी बच्चे छोटे छोटे दल बनाते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं। उत्पाती अवस्था यानी शैतान होती है, बहुत ज़्यादा शैतान होती है, आप सभी को पता है इस अवस्था के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं हम। वर्दी एवं विकास, वर्दी एवं विकास की बात करें हम, वर्दी एवं विकास की बात करें हम, वर्दी और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो आपके शारीरिक आयाम भी जुड़ा हुआ है, बौद्धिक आयाम भी जुड़ा हुआ है, सामाजिक आयाम भी जुड़ा हुआ है, और संवेगात्मक आयाम भी जुड़ा हुआ है, नैतिक आयाम भी जुड़ा हुआ है। तो आंसर जगह का उपयोग सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 क्या आता है देखो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत में स्वायत्ता बनाम श्रम के मूल गुण है। तो अभी मैंने देखो अवस्थाएं बताई थी, उनमें कौन सी में आता है ये आपका, ये अवस्थाएं बच गई होगी शायद। तो ये आपका कौन सा हो गया आपका, अच्छा तो आपके पहली अवस्था में आता है,
ठीक है, कौन सी आपका अवस्था फर्स्ट कौन सी थी आपकी, पहली अवस्था आपकी होती है आपकी विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, तो इसमें कौन सा जगह आपका इच्छा, प्रयोजना, क्षमता या प्रयोजन, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और ये अवस्था कौन सी आपकी, अवस्था आपकी दूसरी अवस्था। आठों अवस्थाएं बता दी है मैंने, इसी पेपर के अंदर आपकी आठों अवस्थाएं पूछ ली गई है। देखो किसको याद है आपकी आठों अवस्थाएं, जिसको याद है वो आपके कितने क्वेश्चन कर सकता है, पूरे क्वेश्चन कर सकता है इसमें। ठीक है, लगभग क्वेश्चन आ गया। और ये आपकी जो आपकी क्षमता और जो आपका समता भी आ सकता है या सामर्थ्य भी आ सकता है। तो ये कौन सी अवस्था के अंदर है, ये अवस्था आपकी चौथी अवस्था थी। कौन सी अवस्था आपकी चौथी अवस्था का गुण है ये। ठीक है, ये भी याद कर लेना आप। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। देखो ब्रिजेश फिर से आ गया आपका, ब्रिजेश फिर से आ गया आपका। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो इस ब्रिजेश को फिर से याद करते हैं। जो क्या दे रखा है हमें, ब्रिजेश के सहयोगात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है। देखो तीव्र सहयोगों की अनुक्रिया बढ़ती है, तो तीव्र सहयोगों की अनुक्रिया बढ़ती है क्या, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुक्रिया नहीं बढ़ती है। आपके आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके 24 माह तक बच्चों का सिद्धांत दिया था उन्होंने, 24 माह तक यानी 2 साल के बच्चों के पर ये सिद्धांत दिया था ब्रिजेश ने। तो इन चीज़ को याद होना चाहिए आपको। तो ये आपके तीव्र सहयोगों की अनुक्रिया बढ़ती नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट हो जाती है, बिल्कुल राइट। सहयोगात्मक अनुक्रिया एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को स्थानांतरित होती है, बिल्कुल राइट। सहयोगात्मक अनुक्रिया धीरे धीरे विभेदित हो जाती है, बिल्कुल राइट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, किसने स्थापित की थी, भाई विलियम जेम्स ने की थी, या विलियम वोंट ने की थी, विलियम मैकडूगल ने की थी, या टिचनर ने की थी। तो किसने की थी आपकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विलियम वोंट ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, टाइम हो गया। मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो इन प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर देता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, वह कैसे करते हैं और वह क्यों करते हैं। संरचनात्मक मनोविज्ञान, प्रकार्यवाद मनोविज्ञान, व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकार्यवाद मनोविज्ञान। और ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था प्रकार्यवाद, विलियम जेम्स ने। पहले बता चुका हूँ क्या, विलियम जेम्स ने पहले बता चुका हूँ, पहले आ चुका है ये। संरचनावाद मैंने अभी बताया था, पीछे कौन थे आपके, विलियम वुंट। अभी आया आपका विलियम वुंट। ठीक है, व्यवहारवाद जेबी वाटसन। विकसित करने वाला बता रहा हूँ मैं। गेस्टार्ड वार्ड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गेस्टार्ड वार्ड नहीं है अभी आया आपका। गेस्टार्ड वार्ड आपके कौन थे आपके, तो मैक्स वर्दीवर, कोप था, वर्दीमर, मर्दीवर, कोप था, ये कौन थे आपकी, कोप था, इसे था कि कोप था। और ये कौन थे आपकी, कॉलर थे, कॉलर। ठीक है, ये सिद्धांत भी था। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन डीवी, विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल या एबिंगास। तो कौन है भाई, 47 का आंसर जगह पर विलियम मैकडूगल की ये पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। वहीं विलियम जेम्स की बात करें, विलियम जेम्स की कौन सी पुस्तक है जो बार बार आपकी पूछी जाती है, वो है आपकी द प्रिंसिपल ऑफ पीस साइकोलॉजी। स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, वही एबिंगास की बात करें हम, एबिंगास की पुस्तक कौन सी आपकी, मेमोरी। मेमोरी वाली बार बार पूछ ली जाती है, कभी कभी कॉन्सेप्ट कोर्ट के अंदर आ जाती है बुक के। भाई जॉन डीवी ने जो पुस्तक नहीं, इनका मैंने सिद्धांत याद है मुझे, कौन सा था आपका, इन्होंने किस पे काम किया था आपका, रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट पे काम किया था इन्होंने, कॉन्सेप्ट इस पर इन्होंने काम किया था। और ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका कि रिफ्लेक्स आर्ट कॉन्सेप्ट का काम किसने किया था, जॉन डीवी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी आपका याद कर लेना इसको। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें हम। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विभिन्न
क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कथन किसका? आपका करवान करो का, विलियम जेम्स का, वुडवर्थ का, स्किनर का। तो परिभाष है, आप याद कर लेना, ये तो आपका वुडवर्थ का है। ठीक है, तो मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, वुडवर्थ का ये परिभाषा थी। नेक्स्ट बात करिए क्वेश्चन नंबर 49 की। संरचनावाद के अनुसार कौन सा चेतना का तत्व नहीं? देखो संरचनावाद के अनुसार, संरचनावाद आपको आते ही आपको ये याद होना चाहिए, संरचनावाद दिया था किसने? आपके विलियम वुंट ने। ठीक है, विलियम वुंट का था। और चेतना का कौन सा तत्व नहीं है? देखो संवेदना है, भाव भी है, प्रक्रिया भी है, लेकिन प्रतिमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, सॉरी प्रक्रिया नहीं है इसका। तो देखो आपका जो उस चेतना का तत्व बताया था उसमें संवेदन भी है, भाव भी है, प्रतिमा भी है, लेकिन प्रक्रिया नहीं है। कौन सा नहीं है आपके? प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें हम, देख लीजिए 50 निम्न में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? देखो प्रकृति से क्वेश्चन स्वाभाविक आता है आपके, और इम्पोर्टेंट भी है। प्रकृति नहीं है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रकृति से आपका जो मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है, वहाँ से प्रकृति से क्वेश्चन पूछना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अधिगमकर्ता के व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है, ये तो है। अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, बिल्कुल राइट, ये भी है। ये तर्क दर्शन और नैतिकता के से संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपके तर्क दर्शन और नैतिक, तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 वाक्य शिक्षण अधिगम और एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है कौन? आपका शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी आपका राइट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 और आपकी शिक्षा मनोविज्ञान का अंतिम क्वेश्चन है। कल हम पॉलिटिकल करेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान की अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन, ये कथन किसने किया था? बी स्किनर ने खाता, जेम्स डेवर ने खाता, या थार्नडाइक ने खाता, या जे ए स्टीफन ने खाता। तो 49 में आपका आंसर हो जाएगा जे ए स्टीफन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे और आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन थे और काफ़ी फैक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, और थोड़े बहुत समझ में भी आधारित भी थे, थोड़े से समझ में थे, बाकी सभी फैक्ट थे। ठीक है, कैसी लगी आपकी ये क्लास? आप कमेंट में ज़रूर बताना। आज थोड़ा बिना माइक की क्लास बना रहा हूँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि माइक है ही नहीं आज यहाँ पर, क्योंकि वो लाइब्रेरी में है, वहाँ पर कलाम कोचिंग कल जाएंगे तो वहाँ से ले आएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं आपको ये क्लास बना रहा हूँ, आवाज़ अच्छी आई होगी, और नहीं भी आई तो कल और उसमें सुधार हो जाएगा। मैंने सोचा टाइम क्यों ख़राब करें, जल्दी से एनालिसिस करवा देते हैं बच्चों को। ठीक है, और कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है आरपीसी का, इस चीज़ पर आप ध्यान रखना, और थोड़ा सा इन चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, क्वेश्चन पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। फैक्ट क्वेश्चन को याद करने के बजाय आप क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी पढ़ना है, आपको उस क्वेश्चन को डीप जाना पड़ेगा। आपको चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी आप डीप देखो। क्वेश्चन पूरे प्रीवियस ईयर के आए, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनसे संबंधित क्वेश्चन थे, लेकिन वो फैक्ट टाइम क्वेश्चन ऐसे आए कि थोड़ा डीप किया है। आजकल थोड़ा तर्क पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी गलती करवाने के लिए ज़्यादा थोड़ी बहुत जो कूट है वगैरह है उसमें गलती कराने का चांस देता है, खुद चांस दे रही है आरपीसी, कि बच्चा स्वयं गलती करे। छोटी छोटी गलतियाँ दे रही है, छोटी छोटी गलतियाँ मामूली सी जो पकड़, जैसे मैं अभी आज मैं आपको जैसे शब्दों कर रहा ना, जैसे अप्रभावित, देखो अप्रभावित, इन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। पेपर यदि पेपर ध्यान से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। पेपर भी आराम से निकल जाएगा, 40% की भी टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी हम कलाम की जो सीटें हैं मैं सेकंड ग्रेड की, वो जो आपकी टेस्ट होता है रोज़, उनमें ऐसी प्रैक्टिस करवाई गई है, यानी बहुत टफ क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, और हर टॉपिक को इतना कवर किया गया है। जो क्वेश्चन वो उसको चारों लाइन आएगी ना, वही उस क्वेश्चन को कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस हम करेंगे कल या सोमवार से हम स्टार्ट करेंगे उसको, ताकि आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँ इसी क्वेश्चनों की, ताकि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।